गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब मंच कपिल कॉमर्स क्लासेस में। कल मैंने सीएमए फाउंडेशन का जो पेपर 3 हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उसका इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी। आज मैं सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं वो है स्टैट्स का। तो देखो कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ना, हम स्टैट्स की बात करें। देखो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। तो स्टेटस से लैटिन वर्ड सबसे पहले तो देखना किसी भी सब्जेक्ट का ओरिजिन जो है वो कहां से हुआ है, लैटिन वर्ड से हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस। विच मीन टू द पॉलिटिकल स्टेट, विच मीन टू द पॉलिटिकल स्टेट। अब ये पॉलिटिकल स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जो एक स्पेयर होता है जिसके अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज जो होती है वो काम करती है, उनका एनालिसिस हम लोग करते हैं। किसके थ्रू करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। इट हैज बीन ऑल्सो द रूट क्लॉज की बात करते हैं। इधर द इटालियन वर्ड स्टैटिका, एक तो इटालियन वर्ड लिखना है, दूसरा जर्मन वर्ड लिखना है स्टैटिक्स। दोनों वर्ड आपको याद होना है, हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ ले सीधे। ईच वन ऑफ विच लिखा हुआ है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेट फॉर सेवरल डिकेड्स। 10 साल को बोलते हैं डिकेड्स। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन एसोसिएटेड सोनली फॉर द डिस्प्ले ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर। जो फैक्ट्स पे और फिगर पे बात करते हैं, जहां पे हम लोग कंपैरिजन की चेक करते हैं, कितना डेटा इंक्रीज हुआ है, कितना डेटा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। हर वो चीज जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज हम यहां से क्या करते हैं बेटा, पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर डिस्प्ले इन फैक्ट टू द पर्टेनिंग टू द इकोनॉमिक डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा, डेमोग्राफी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, पॉपुलेशंस एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस प्रिविल इन ए कंट्री। किसी भी कंट्री की जो सिचुएशन चल रही है, जैसे मान लीजिए अभी 2024 में हमारे जनरल इलेक्शन है मई के अंदर, तो उसका जितना भी डेटा जाएगा, कितना एनडीए के पार्टिसिपेशन था, कितना यूपी का पार्टिसिपेशन था, कितने कैंडिडेट जीत के आए, कितने लोग लोकसभा में पहुंचे, तो इन सबका जितना भी डेटा जाएगा, कितने हमारे इंडिपेंडेंट जीते, ठीक है, कितना सीपीएम के जीतने, कितना एमसीबी के जीते, कितना बीएसपी के जीतने, कितना सीपीएम के जीते, ठीक है, जेडीयू के जीते कितने, उन सबका एक डेटा अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो वो सब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं। चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, इन सब के ऊपर, ठीक है, इन सब के ऊपर, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। देखो प्रिविल इन कंट्रीज यूजली कलेक्ट एंड ब्रॉट आउट बाय द लोकल गवर्नमेंट। जो कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जैसे गवर्नमेंट के आपको पता 3 लेवल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे टॉप लेवल पे होती है हमारे यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट, और सबसे नीचे होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हमारे रूरल लगाता है और अर्बन लगाता है बेटा। डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको चीजों को। स्टैटिक्स इज अ टूल्स, ये टूल है हैंड ऑफ मैनकाइंड, सब कुछ हमारे हाथों में डिपेंड होता है। कॉम्प्लेक्स फैक्ट, जितने भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट हैं, ऐसे फैक्ट जो बहुत हार्ड है, जिसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उनको इजी वे में उसको अंडरस्टूड करना ऐसे तरीके से ताकि हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सके, ताकि उसको हम लोग पिक्चर्स के थ्रू दिखा सके, ताकि जो पर्सन इनलिटरेट है उसको भी वो चीज समझ में आ जाए। कॉम्प्लेक्स फैक्ट इनटू द सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंड यानी उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट का जो स्टेटमेंट है वो उसको समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, द वर्ड स्टैटिस्टिका, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड द 2 डिफरेंट सेंस। एक तो बात करते हैं प्लूरल फॉर्म में, एक बात करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। अगर मैं प्लूरल फॉर्म में बात करता हूं तो उसका मीनिंग कुछ और है, अगर मैं सिंगुलर फॉर्म में बात करता हूं तो उसका मीनिंग कुछ और है। समझ में आ गया। इन द प्लूरल फॉर्म, सबसे पहले मैं प्लूरल फॉर्म की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम्स में। इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो इंडियन स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम हो या फिर एसओ का एग्जाम हो, एएसओ का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू द न्यूमेरिकल डेटास, जो नंबर्स में आप जिसको कह सकते हो लिख सकते हो, न्यूमेरिकल डेटास कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा करना, उसके उसको अरेंज करना इन ए फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया। सिस्टम विद सम डिफाइन एम्स, उसका डिफाइन एम क्या होना चाहिए, टू कम्युनिकेट करना अपने यूजर्स होते हैं बिजनेस के, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो, उन सबको कम्युनिकेट करना, ठीक है। विद एम टू ऑब्जेक्ट इन अ व्यू सच एज द नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इन डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ दिल्ली एंड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गर्ल्स इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। यानी डिफरेंट डेटास को कलेक्ट करना, उसके बाद में उनका पिक्चराइजेशन करना, उससे कुछ कंक्लूजन क्रिएट करना और लास्ट में उसका एनालिसिस करना, ताकि हम ये देख सके कि किस एरियाज में
हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, किस एरियाज में हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है, किस एरियाज में हम उसको और बेटर कर सकते हैं, और किस एरिया जैसा है जिसको हम लोग और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो होते हैं सब कहां आपको मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स में मिलेंगे, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो मैथ्स की एक ब्रांच है, जिसकी एडवांस स्टडीज जो होती है, जिसकी हायर स्टडीज जो होती है वो हम कहां पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं। और इसकी स्टडीज एक्चुअल साइंस होता है हमारे इंडिया में, जिसमें हम इंश्योरेंस सेक्टर्स की बात करते हैं, वहां इस सब्जेक्ट को और डिटेल में पढ़ा जाता है, और डिटेल में पढ़ा जाता है सब्जेक्ट को। आ जाओ, लिखा हुआ बस इन सिंगुलर फॉर्म। ये तो बात करते हैं प्लूरल फॉर्म में। अगर आपसे पूछे सिंगुलर फॉर्म में बात करें तो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो वहां पे साइंस का मतलब होगा, साइंस का मतलब होगा साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। साइंस का मतलब क्या होगा, इट्स मीन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स एंड साइंटिफिक रिलायबिलिटी। जहां पे अपन साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं उसके कुछ रियल एप्लीकेशन अप्रोच पे बात करेंगे। कोई भी फॉर्मूला है तो उसको क्यों ड्राइव किया गया, उससे आप किस तरह का आउटकम्स निकाल सकते हो, इन सब की बात करेंगे हम किसमें, सिंगुलर फॉर्म्स के अंदर। लिखा हुआ है साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विथ द प्रिंसिपल्स। अब कभी जब प्रिंसिपल्स होंगे तो इसका मतलब हम किसकी बात करते हैं, सैंपलिंग की बात करेंगे, मीन की बात करेंगे, मीडियन की बात करेंगे, मोड की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, हार्मोनिक मीन की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे, मीन डेविएशन की बात करेंगे। तो सब क्या होता है, डिफरेंट प्रिंसिपल पे क्या होता है बेटा, डिपेंड होते हैं। डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हम डिफरेंट फॉर्मुलास को क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। समझ में आ गया। ड्राइव्ड एंड स्टैटिस्टिक्स मेथड्स ऑफ कलेक्शन करना डेटा को। सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे, जैसे अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग सबसे पहले करते हैं, उसका इवेंट देखते हैं, रिकॉर्ड करना सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समराइजेशन करते हैं, फिर लास्ट में उसका एनालिसिस करना। कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डेटा। देखो कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। किसके लिए बेटा, यूजर्स के लिए, जो उसके इंटरनल यूजर है और एक्सटर्नल यूजर है, ताकि उस हिसाब से कोई व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। उसका हम सारे एनालिसिस देखेंगे कि उसका, जैसे हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या कहता है, उसका सॉल्वेंसी रेशियो क्या कहता है, उसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या कहता है, उसका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या कहता है, उसका इंडस्ट्रियल रेशियो क्या कहता है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किस सब्जेक्ट में बेटा, स्टैटिस्टिक्स में। जहां भी आपको डेटा दिख जाते हैं ना, जहां भी आपको पिक्चराइजेशन फॉर्म दिख जाती है, जैसे आज के टाइम में हम बात करें बिजनेस का एनालिसिस करने के टूल्स दे रखे हैं हमारे पास मार्केट में, जैसे टेबलू हो गया हमारे पास में, बिजनेस बीआई हो गया हमारे पास में, हडूप हो गया हमारे पास में, बिग डेटा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके लास्ट में उसके रिजल्ट क्या होते हैं ओरिएंटेड करते हैं, ताकि हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में देख सके कि हमारी पोटेंशियल ग्रोथ रेट क्या चल रही है और हमें किन सेक्टर्स में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है और किस सेक्टर्स में हम और ज्यादा बेटर क्या कर सकते हैं बेटा, रिस्क को अप्रोच कर सकते हैं और उस टारगेटेड जो एम है उसको क्या कर सकते हैं बेटा, अचीव कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है द स्टैटिक्स व्हेन द यूज ऑफ सिंगुलर फॉर्म। जब हम सिंगुलर फॉर्म्स की बात करते हैं ना बेटा, द ब्रांच ऑफ नॉलेज, द ब्रांच ऑफ नॉलेज विथ एम्प्लॉइज अप्लाइड मैथमेटिक्स। जहां पे हम किसकी बात करते हैं, अप्लाई करना मैथमेटिक्स को फॉर द यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स की बात करें, लीनियर एल्जेब्रा हो गया हमारे पास, कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, स्टैट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे पास में। फिर उसके बाद में हम ज्योमेट्री की बात करें, थ्री डायमेंशनल की बात करें, तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। और जहां पे भी साइंस पूछा जाए, नॉलेज ऑफ साइंस पूछा जाए, अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछा जाए, वहां पे आप सिंगुलर को आंसर को टिक करेंगे। इसको टिक करेंगे बेटा, सिंगुलर आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ध्यान रखना, सिंगुलर आंसर को टिक करेंगे। द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ओल्ड साइंस। ओल्ड साइंस मतलब इसका कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है बेटा, किस सब्जेक्ट से रिलेशन है, मैथ से बेटा। समझ में आ गया। इट इज डेवलप्ड थ्रू द एजेस, डिफरेंट एजेस में क्या हुआ है, थ्रू ही बेटा द साइंस हैज बीन डिफाइंड इस डिफरेंट वे टू डिफरेंट ऑथर्स। ऑथर्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, साइंटिस्ट भी लिख सकते हो, एंड इवन द सेम ऑथर्स हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वे ऑफ द डिफरेंट ओकेजन। हर व्यक्ति ने अपनी बात को अलग अलग तरीके से समझाया है, चीजों को समझने का तरीका अलग अलग है और हम चीजों से कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं बेटा। इट इज इम्पॉसिबल टू एम्यूलेट, है ना बेटा, इम्पॉसिबल दे रखा है हमारे पास में। ऑल द डेफिनेशन गिवन द स्टैटिस्टिक्स बोथ द न्यूमेरिकल डेटास, जहां पे अपन न्यूमेरिकल डेटास की बात करेंगे, इट इज अ प्लूरल फॉर्म्स बेटा। सबसे पहले सिंगुलर फॉर्म्स के अंदर हम उस सारे डेटा को अरेंज करेंगे, एक साइंस को अप्लाई करेंगे, उसके प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और लास्ट में जब उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो एक न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान रखना,
प्लूरल फॉर्म बेटा, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दे रखा है, प्लूरल फॉर्म देखा है, एंड द स्टैटिस्टिक्स मेथड्स इस सिंगुलर फॉर्म। जहां पे न्यूमेरिकल डेटा की बात करेंगे वहां तो लिखेंगे प्लूरल फॉर्म्स, और जहां आपसे स्टैटिस्टिक्स डेटा की बात की जाएगी वहां लिखेंगे हम सिंगुलर फॉर्म्स। हाउएवर वी हैव गिवन बिलो सम सिलेक्टेड डेफिनेशन ऑफ बोथ द फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स की कुछ डेफिनेशन दे रखी है, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स जो ऑथर से उनके थ्रू दे रखी है, तो इसमें कैसे कैसे आपको समझना है, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यूज होगा, तो यहां आपको कुछ कीवर्ड्स याद करने, उनको कीवर्ड्स को एक बार पढ़ लेना, किसके साथ कैसे कोड करना है वो मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल फॉर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स डेटा। डिफरेंट ऑथर हैज गिवन द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब इट्स क्वांटिटेटिव। जहां पे अपन क्वांटिटेटिव की बात करेंगे उसको बोलेंगे प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म। तो स्टैटिस्टिक्स इज द क्लासिफाइड फैक्ट्स। जहां पे आपने कलेक्शन कर लिया उसके बाद उस डेटा को क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया एज एन फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एज एन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एज एन फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज। लिखा हुआ ना, इट इज अ क्लासिफाइड फैक्ट्स। क्लासिफाइड मतलब आपने कलेक्ट कर लिया उसके बाद उसको क्लासिफाइड कर दिया एज एन फॉर्म ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, है ना। रिप्रेजेंटेटिंग द कंडीशन ऑफ ए पीपल्स। लोग क्या चाह रहे हैं स्टेट्स के, स्पेशली दोज फैक्ट्स, जो फैक्ट्स आपने कलेक्ट किए, जो केस स्टडीज आपने कलेक्ट करी है, विच कैन बी स्टेट इन नंबर ऑफ टेबल, जिसको हम टेबुलेशन की फॉर्म मिल सकते हैं। किसकी फॉर्म में, टेबुलेशन। अभी आपको आगे बताया जाएगा टेबुलेशन क्या होता है, ऑफ नंबर्स इन सच टेबुलेशन एंड क्लासिफाइड अरेंजमेंट। सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसको अगर हम लोग एक प्रिस्क्राइब मेथड में, एक अंडरस्टेबल मेथड में अगर मैं अरेंज कर दूं तो उसको बोलेंगे अब टेबुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, टेबुलेशन। तो स्टैट्स में टेबुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पे डेटा को आपने सिस्टमैटिक, कंक्लूसिव और मोर एफिशिएंट तरीके से क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। बेटा समझ में आ गया। आगे देखो, द डेफिनेशन इज नैरो। ये तो दे रखा ब्रॉड, ये तो देखो बेटा, ये तो सिर्फ नैरो कॉन्सेप्ट में दे रखी है, अभी ब्रॉड भी समझेंगे इसके बाद में इसका क्या क्या यूजेस है। द डेफिनेशन इज द नैरोस एज द कंफर्म्ड ओनली टू द कलेक्शन ऑफ डेटा। सिर्फ डेटा तक कलेक्शन से नहीं है, ऑफ द पीपल, बट कहां तक है, इसका एरिया और क्या हो गया, वाइड हो गया, यानी इसका स्कोप क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। द फॉलोइंग डेफिनेशन गिवन बाय द सेक्रेटरीज in modern and the convenient way, it is bring out the major characteristics of statistics data। देखो क्या कहा है, तो एक डेफिनेशन जो हमारे बुक्स में आई है, इनका नाम याद करना, सेक्रेटरीज का बेटा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जहां पे आपने सारे फैक्ट को एग्रीगेट कर लिया, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच पढ़ते हैं, मैक्रो और माइक्रो, और जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वहां हमने सब डेटा को क्या कर लिया बेटा, एग्रीगेट कर लिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट डू मीन बाय द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो माइक्रो बोथ ए एंड बी और सी नन ऑफ दीज अबव। तो हम टिक किसको लगाएंगे बेटा, ध्यान रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पे नेशनल इनकम हो गया, इनकम और एम्प्लॉयमेंट हो गया, मनी और बैंकिंग हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो वहां पे हम सारे डेटा को एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट का मतलब सबका टोटल, समझ में आ गया। Aggregate of facts affecting by the mark extremely by the multiplicity of the causes। Numerical expression जहां पे अपन numbers में दिखा सकते हैं, eminence of the estimated according to the reasonable standards of accuracy की बात करते हैं, and collect in the systematic manner। जहां पे जो भी डेटा आपने अरेंज किया है उसको हमने systematic manner में क्या कर दिया बेटा, एक टेबुलेशन की फॉर्म में लिख दिया है, या फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉलीगन्स हो गया, पॉलीगॉन हो गया, या फिर पाई चार्ट के रूप में हमने क्या हो गया, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया बेटा। ठीक है, द डेफिनेशन मार्क इज द क्लियर द स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लूरल फॉर्म की और न्यूमेरिकल डेटास की। शुड बी पोजेस फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब जहां पे अपन फैक्ट्स को क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज इफेक्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ केसेस। कॉजेस, जितने भी कॉजेस के जितने भी कारण होते हैं, सबसे स्टैट जो होता है वो इफेक्टिव होता है। यानी जहां पे न्यूमेरिकल डेटा की बात करेंगे वहां पे प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे, यानी एनएम, है ना बेटा। देखो यहां समझना है, स्टैटिस्टिक्स शुड न्यूमेरिकल। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कर सकते हो बेटा,
यानी कोई भी ऐसा डेटा जो क्वांटिटी में दे रखा है, अगर उसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो आप उससे कोई कंक्लूजन क्रिएट नहीं कर सकते। तो स्टैट्स में हमेशा हम लोग क्वांटिटी पे बात करेंगे और क्वालिटी पे तब बात करेंगे जब कंपैरिजन करने के लिए कोई आपने डेटा दे रखा है। जैसे राम की इनकम शाम की इनकम से टू टाइम्स है, तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन तो भी समझे कि राम की इनकम है कितनी। तो इससे हम शाम की इनकम का कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते जब तक हमको राम की इनकम नहीं पती। अगर राम की इनकम 100 रुपए तो शाम की इनकम उससे कितनी हो गई, 2 टाइम्स, यानी उसकी कितनी हो गई, 200 रुपए हो गए। तो इसका एक न्यूमेरिकल फैक्टर आ जाएगा, इसको हम एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। समझ में आ गया इसको? इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, स्टैट्स में जो भी आप लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करते हो उनकी एक परफेक्ट क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी न्यूमरेट्स एंड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी। जहां पे आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो सकती है उसको सही तरीके से हमको क्या करना है बेटा, अरेंज करना है बेटा। स्टैटिस्टिक्स शुड बी क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, कलेक्टिंग द सिस्टमेटिक मैनर। जो भी डेटा है उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, कलेक्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर द प्री डिटरमाइंड पर्पस और स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन अ रिलेशन ऑफ ईच अदर। Statistics is statistics methods or statistics in a simple sense. We give below the definition of statistics under the singular sense. Statistics as an statistics methods की बात करें तो देखो singular forms की बात करते हैं तो statistics methods provide a set of tools. ये set of किसकी बात कर रहे हैं बेटा, tools की बात कर रहे हैं हम लोग, which can be profitable used by the different scientists, different science in manner. डिफरेंस साइंस का मतलब हो गया एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट्स हो गया, अदर पार्ट्स की बात करें एंथ्रोपोलॉजी हो गया हमारे पास में, स्टैट्स हो गया हमारे पास में, मेट्रोलॉजी हो गया हमारे पास में, इन सब की बात करेंगे। दे डीम फिट, जहां पे वो डीम फिट बैठता है, द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट हैज बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑथर्स। द फ्यू डेफिनेशन इज बिलो। देखो अगर मैं सिंगुलर फॉर्म की बात करूंगा तो यहां समझना है हमको, द फ्यू डेफिनेशन आर गिवन बिलो। पहला क्या दे रखा है, स्टैटिस्टिक्स मे बी कलेक्ट द साइंस ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं, द साइंस ऑफ काउंटिंग। यहां पे हम नंबर्स को काउंट करने की बात करते हैं, उनकी अरेंज करने की बात करते हैं एज एन फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फॉर्म एंड एनी अदर वेज। ठीक है, द डेफिनेशन कवर ओनली वन एस्पेक्ट, सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करती है, काउंटिंग। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करती है, काउंटिंग। सिर्फ आप काउंट कर लो, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कैसे करना है, उसका उससे किस तरह का एनालिसिस आपको क्रिएट करना है, इट डज नॉट डिफाइन। ठीक है, बट द अदर एस्पेक्ट सच एज द क्लासिफिकेशन की बात नहीं करता, टेबुलेशन आ गया, मेरी बात, क्लासिफिकेशन आ गया, टेबुलेशन आ गया, हैज बीन बिगन इग्नोर, इसको इग्नोर कर देता है। द डेफिनेशन इज इनएडुकेट और इनकम्प्लीटेड। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइन द कलेक्शन। देखो अगर मैं सिंगुलर सेंस की बात करता हूं तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो सकती है वो सिंगुलर फॉर्म में हो सकती है। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द डेफिनेशन इज बीइंग द डिफाइन द कलेक्शन प्रेजेंटेशन। पहले आप कलेक्ट किया, फिर प्रेजेंटेशन किया थ्रू द टेबुलेशन और थ्रू द डायग्राम्स के थ्रू, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। द डेफिनेशन इज गिवन बाय द क्रॉकटॉन्स एंड कॉर्डन्स। देखो क्रॉकटॉन्स और कॉर्डन्स की याद करें, इज सिंपल, क्लियर एंड कॉन्सेंट। सिंपल लिखा, क्लियर लिखा, तो इसकी एक डेफिनेशन याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देयर इज अ 4 स्टेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस करना और लास्ट में उसका क्या करना, इंटरप्रिटेशन करना। जैसे हमने डेटा का इंटरप्रिटेशन किया, किसकी इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, किस फैक्ट्स के हिसाब से बढ़ रही है, किस फैक्ट्स के हिसाब से हमारी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। तो ये सब चीजें हमको समझ में आनी चाहिए बेटा। आगे देखिए, हाउएवर वन मोर स्टेज हैज बीन एडेड। इसमें एक स्टेज और करते हैं, इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज करना, दिस इज द 4 स्टेजेस। हम 4 स्टेज की सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं बेटा, और ये डेफिनेशन अगर आपने एग्जाम में समझ ली तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है बेटा। देखो सबसे पहले कलेक्ट किया डेटा को, सारे डेटा को हमने कलेक्ट किया, एज एन फॉर्म ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग लिख दिया, एज एन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड ग्रुपिंग मेथड। समझ में आ गया आपको? देखो collection and organizations of data, there is a various methods of collections of data such as the census। हो गया, सेंसस मतलब हम लोग बात करें जो हमारी पॉपुलेशन का जो काउंटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंसस। सैंपलिंग की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। कल मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट जो होता है वो राजस्थान यूनिवर्सिटीज हो गया, या सीबीएसई हो गया, या यूपीएससी हो गया, या आरपीएससी हो गया, या अदर स्टेट कमीशन हो गए, अगर वो डेटा रिलीज करता है आपका, उन्होंने डेटा रिलीज किया, उन्होंने जो अपनी वेबसाइट है उसमें जो आपका रिजल्ट है उसको क्या किया बेटा,
अपलोड किया, उस अपलोडिंग करने के बाद में जब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड करके देखते हो, वहां पे जब हम उसको डाउनलोड करके देखते हैं और कोई इंस्टीट्यूट अगर वहां से रैंक आ रही होती है तो वो उस डेटा को वहां से डाउनलोड करता है, फिर उसके बाद में अपने खुद का एक ब्रोशर बनाता है, उसके बाद में वो सारी रैंक को वहां लिखता है बेटा। तो जो रैंक लिखने का तरीका होता है ना, उसको हम कौन सा डेटा बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी डेटा। जैसे गवर्नमेंट ने सबसे पहले अदर सोर्सेस से कलेक्शन किया कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने ट्रांसजेंडर्स है। जो मेल है उसमें लिटरेट कितने, इनलिटरेट कितने, जो फीमेल है उसमें लिटरेट कितनी है, उसमें इनलिटरेट कितनी है, ऐसी कितनी फीमेल है जिनकी एज बिलो देन 18 है, ऐसी कितनी फीमेल है जिसकी एज मोर देन 18 है, या ऐसी कितनी फीमेल है जो क्या है, मैरिज है या मैरिड है या फिर अनमैरिड है। और ऐसी तो ऐसे सब डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं एज एन फॉर्म ऑफ टेबुलेशन बेटा। तो सबसे पहला पार्ट जो रखा है इसके अंदर, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देयर आर द वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ द डेटा सच एज द सेंसस हो गया, सैंपलिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स के अंदर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एटसेट्रा। आगे आएगा, इसका डिफरेंस लिखने को आता है एग्जाम में, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस क्या होता है बेटा, समझ लो एक बार। फिर देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किसकी बात करते हैं हम? प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंटेशन। आपने पहले उसको कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर उसको प्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखो द मास डेटा इज कलेक्टेड, बहुत सारा डेटा है उसको शुड बी अरेंज इन ए सुटेबल, कंसाइज करना फ्रॉम द मास डेटा कलेक्शन द डिफरेंट टू बी अंडरस्टैंड, जिसको आप आसानी से समझ सको और उससे कुछ एनालिसिस आप क्या कर सको बेटा, क्रिएट कर सको। समझो पहली चीज को, एनालिसिस करना, एनालिसिस ऑफ डेटा। पहला क्या हो गया? कलेक्शन, सेकंड हो गया प्रेजेंटेशन, थर्ड हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्ट करना, द मास डेटा कलेक्टेड शुड बी प्रेजेंटेड इन ए सुटेबल कंसाइज फॉर्म ऑफ द फर्दर एनालिसिस। करने के लिए एनालिसिस इंक्लूड क्या क्या लिखा है बेटा? कंडमनेशन लिखा हुआ है, समराइजेशन निकाला है, कंक्लूजन लिखा हुआ है। बाय द मीन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज, जहां पे हम लोग इसकी बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज, इट इज पार्ट ऑफ 3M, मीन, मीडियन एंड मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। अगर हम बात करते हैं डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन का मतलब हो गया रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, इंटर क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एज एन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। क्रोटेसिस हो गया हमारे पास में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जहां पे आप अपने डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, चीजों में किस तरह की चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। अगला इंटरप्रिटेशन, लास्ट में दे रखा है इंटरप्रिटेशन करना, किसके लिए? अपने यूजर्स के लिए। जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है, कितनी इंफॉर्मेशन जिससे आप आगे फर्दर अपनी डिमांड को, सप्लाई को फोरकास्टिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बेटा। देखा भाई, द लास्ट स्टेप इज ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द टेबल कलेक्शंस इन अ फिगर ऑफ डज नॉट स्पीक। जो अपना कुछ नहीं बोलते, डेटा अपने आप में कुछ नहीं बोलता जब तक आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करते। इसलिए 21वीं सेंचुरी में डेटा इज अ न्यू ऑयल। जैसे पूरी दुनिया ऑयल के लड़ रही है, तो आने वाले टाइम में जो लड़ाई होगी वो आपके पर्सनल और प्राइवेसी किसकी बात होगी बेटा? डेटा की बात होगी। तो 21वीं सेंचुरीज में क्या बोला जाता है? डेटा इज द न्यू ऑयल बेटा। आ गया? हाउ ब्रीफली डिस्कस सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द टर्म स्टैटिस्टिक्स हैविंग द सम ड्रॉबैक्स। वी आर नाउ पोजीशन टू गिव अ सिंपल एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द वर्ड्स। अब देखो सिंपल, और हम बात करें पूरी डेफिनेशन की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स सच एज द साइंस ऑफ डेटा, यहां पे हम डेटा को साइंस के रूप में बात करेंगे, उससे किस तरह का हम कंक्लूजन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं बेटा। समझ में आ गया? अब देखो आगे, आस्क न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, जहां पे हम किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात करेंगे, जो कैपेबल होगा एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, एंड द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, जहां पे हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे इन कलेक्शंस, कलेक्शन किया, प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, एनालिसिस देखेंगे, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन अ स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का यूजेस हम कहां कर सकते हैं, उसके नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। देखो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब यहां पे इकोनॉमिक्स आ गया बेटा, और जहां पे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं द स्टडी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, द स्टडी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, जहां पे आप लोग इकोनॉमिक्स डेटा का एनालिसिस करते हैं और कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, जहां पे गवर्नमेंट अपना
एनालिसिस करे कि हमें, जैसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने बोला 2030 तक, जैसे हमारी जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उसमें हमने एक बात करी कि 2030 तक हम इंडियन एक्सपोर्ट्स को, जो इंडियन का फॉरेन ट्रेड है उसको 2 ट्रिलियन तक क्या करेंगे, रीच करने की कोशिश करेंगे, पहुंचाने की कोशिश। तो गवर्नमेंट ने पहले एक फोरकास्टिंग लगाई है। अभी गवर्नमेंट ने फोरकास्टिंग क्यों लगाई? जब तक उनके पास में प्रेजेंट डेटा इंक्लूड नहीं होते, उनके पास में प्रेजेंट नहीं होते, तब तक वो ये फर्दर एस्टिमेशन लगा नहीं सकते थे कि हमें हमारा ट्रेड को कितना बढ़ाना है और हमें हमारी इकोनॉमी को क्या करना है, एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ कंक्लूजन होना चाहिए, उन कंक्लूजन से हम कैसा डेटा को अरेंज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, वो सब हमारे पास में होना चाहिए। बेटा समझ में आ गया? देखो तो सबसे पहले लिखा है स्टैटिक्स। तो देखो इसकी कुछ ब्रांचेस की बात करते हैं कि स्टैटिक्स के रूल कहां कहां अप्लाई हो सकते हैं। तो लिखा हुआ है हमारे पास में, देखो बेटा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर द स्ट्रेट आउट ऑफ विच आई लाइक एवरी इकोनॉमिस्ट। हर व्यक्ति को टू मेक द ब्रिक्स, जैसे मान लो कि घर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले ईंट जरूरी होती है। अगर किसी भी सब्जेक्ट की फाउंडेशन को समझना है, उसके एनालिसिस को समझना है, तो आपको सबसे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सब्जेक्ट के पीछे फंडामेंटल्स क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्या क्या कंक्लूजन क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखो, द फॉलोइंग्स आर द सम ऑफ द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स देयर स्टैटिस्टिक्स आर एक्सट्रीमली यूज। जहां पे स्टैटिस्टिक्स को आप यूज कर सकते हो, 2 पार्ट की बात करते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो सबसे पहले बताओ कंजम्पशन। सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे किसी भी इकोनॉमी में, उसके बाद उसको कंज्यूम्ड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम उसका करेंगे कंजम्पशन। फिर प्रोडक्शन में से जितना आपने कंज्यूम्ड कर लिया, अगर उसमें से कुछ रिमेनिंग या फिर कुछ लेफ्ट रह जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेविंग्स। क्या बोलते हैं, सेविंग। जैसे इनकम में से मैं माइनस कर दूंगा कंजम्पशन, तो y माइनस सी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, s। s का मतलब क्या होता है, सेविंग्स। क्या होता है बेटा, सेविंग। और ये सेविंग आगे जाके क्या बन जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम हर महीने 2-2, 3-3 हजार रुपए बचाएंगे तो साल के एंड तक हमारे पास में 36-40 हजार रुपए बच जाएंगे, तो उससे हम कोई चीज खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें मैंने कोई चीज खरीदी, जैसे मैंने मान लीजिए एक चांदी या सोने की कोई चीज खरीद ली, तो वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एज एन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले हम समझेंगे कंक्लूजन, कंजम्पशन। लिखा हुआ है कंजम्पशन। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा ऑफ कंजम्पशन enable used to the find out the way the people is a different strata of society, कि एक व्यक्ति अपनी इनकम को कहां खर्च कर सकता है, उन सबके न्यूमेरिकल डेटा को हम यूज कर सकते हैं एज एन फॉर्म ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। समझ में आ गया? एज एन फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो अब लिखा है प्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन। द स्टैटिस्टिक्स इज प्रोडक्शन डिस्क्राइब द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री। इस कंट्री की टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है। दिस इनेबल अस टू कंपेयर करना अदर कंट्री के साथ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, कि हमारा प्रोडक्शन कितना है, हमारे एक्सपोर्ट कितने, हमारे इंपोर्ट कितने, हमारा मर्चेंटाइल ट्रेड कितना है, मर्चेंटाइल हमारा ट्रेड कितना है बेटा। इन सब पे हम लोग बात कर सकते हैं। फिर हम बात करें एक्सचेंज। किसकी बात करें, एक्सचेंज की बात करें। हेलो, इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज, जहां पे आप चीजों, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे, किसके थ्रू बेटा, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के थ्रू। द इकोनॉमिस्ट स्टडीज मार्केट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मार्केट। व्हाट इज अ मार्केट? तो मार्केट इज अ इंडिपेंडेंट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर मीट इन द कंज्यूम एंड यूज्ड द प्रोडक्शन एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। जहां पे पहले से जो चीजें हैं उसको हम पहले से प्री डिटरमाइन करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मार्केट। और मार्केट के बहुत सारे फॉर्म्स दे रखे इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे मोनोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव हो गया, ओलिगोपोली हो गया, जिसमें हम लोग किक मारना पड़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जरूर पढ़िए, क्योंकि मार्केट इज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज। लॉ ऑफ प्राइसेस विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे डिमांड और सप्लाई जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस बेटा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन के फैक्टर्स की बात करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फिर उनकी फैक्टर इनकम की बात करेंगे, जैसे लैंड पे क्या मिलता है हमको, रेंट मिलता है, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, लेबर को क्या देनी पड़ती है, वेजेस देनी पड़ती है। एंटरप्रेन्योर को क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया? तो ये कुछ उसके मेजर फैक्टर्स दे रखे हैं। मोनोपोलीज, कंपटीशन, बैंकिंग, ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल द मेड्स
विद द हेल्प ऑफ द स्टडीज। ये सब की स्टडीज हम किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा? इकोनॉमिक्स थ्रू। देखो फिर आ गया इकोनोमेट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा मैथ्स बोल सकता हूं इकोनॉमिक्स के अंदर जिसकी स्टडीज आने वाले टाइम में काफी डिमांड बढ़ेगी इकोनोमेट्रिक्स की, क्योंकि स्टैट्स का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं मानता हूं स्टैट्स की इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, और उसके जो एप्लीकेशन है वो काम करते हैं सब्जेक्ट के अंदर बेटा हमारे पास में इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। तो इकोनोमेट्रिक्स की डिमांड तो बढ़ेगी बेटा पक्का से। आ जाओ अब देखते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ द इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स हैज बीन बिकम द एग्जिस्ट साइंस। इकोनोमेट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तीनों स्टूडेंट कॉम्बिनेशन है। यहां पे हम इकोनॉमिक्स की भी बात कर लेंगे, यहां पे हम मैथ्स की भी बात कर लेंगे, और यहां पे हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, जहां पे हमारे को कोई प्रोडक्शन का फंक्शन दे रखा है, कोई इनपुट आउटपुट फंक्शन दे रखा है, कोई कंज्यूमर सरप्लस का कोई मॉडल दे रखा है, या फिर हमको इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस दे रखा है। इन सबके मेजर कंपोनेंट्स में हम लोग क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे। आ जाओ स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में हम किसकी बात करते हैं? बजट की बात करते हैं। गवर्नमेंट अपने बजट की बात करती है। पब्लिक फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर। समझ में आ गया? कितना पैसा खर्च करेंगे? पिछले जो टेन्योर था प्रीवियस ईयर में हमने कितना पैसा खर्च किया, किसी स्कीम का कितना पैसा हमको रिवाइज करना है, इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसका एक पार्ट है जिसका नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पब्लिक फाइनेंस बेटा। और ये पब्लिक फाइनेंस में हम लोग क्या करते हैं? बजट की बात करते हैं। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना इंट्री बजट निकाला है, क्योंकि फुल बजट इसलिए नहीं आया क्योंकि इस साल लोकसभा का इलेक्शन है, और लोकसभा का इलेक्शन जैसे ही पूरा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, देश में नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट अपना क्या लेके आएगी बेटा? फुल बजट लेके आएगी। ध्यान रखना, पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसीज। गवर्नमेंट का हम बात करते हैं, उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, उसका रिसिप्ट क्या होगा, एंड टैक्सेशन पॉलिसीज कि गवर्नमेंट डीटी पे कितना टैक्स लगाएगी, आईडीटी पे टैक्स कैसे लगाएगी, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है अपन को पब्लिक फाइनेंस के अंदर बेटा। तो पब्लिक फाइनेंस स्टडी द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू दो टाइप की रेवेन्यू हो सकती है। एक तो बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूंगा, या फिर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? रिसिप्ट लिख सकते हैं। तो कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट की बात होती है। एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंबाइंड ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज ऑफ ए कंट्रीज। बजट लिखा हुआ ना, बजट जो कि क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स डॉक्यूमेंट होता है। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिस्क्राइब्ड नहीं किया है। इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसका आर्टिकल 112 के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है जिसका होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, बजट है ना, इज अ स्टैटिस्टिक्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि सिर्फ उसमें डेटा दे रखे होते हैं, इसलिए बजट को याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि बोलते हैं इतने सारे डेटा हम कैसे याद करेंगे, इतने सारे फैक्ट्स को एक साथ से हम कैसे याद करेंगे इस मेमोरी के अंदर बेटा, क्योंकि हमारा सीपीयू है ये दिमाग, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स डॉक्यूमेंट्स। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी इट इज रिलेट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड टैक्सेशन पॉलिसी। It is made या it is prepared by Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India। तो फिस्कल पॉलिसी की बात करें जहां पे हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम की बात करते हैं, और हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज के ऊपर बात करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जीएसटी जो काउंसिल होते हैं उसके चेयरमैन कौन है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके जो चेयरमैन है वो फाइनेंस कौन है बेटा? मिनिस्टर है डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसलिए एक चीज समझ, क्योंकि जीएसटी तो आपको पढ़ना है, आगे इंटर में भी जीएसटी पढ़ना है, आगे फाइनल में भी आपको पूरा जीएसटी पढ़ना है, कस्टम पढ़ना है, एफटीपी पूरा पढ़ना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं। एक तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, जब रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो गई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो गई, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, जब हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया अगर वो ज्यादा हो गया टोटल रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे। और जहां पे हम लोग बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की,
तो फिस्कल डेफिसिट में से मैं किसको माइनस कर देता हूं बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो उससे क्या निकल के आ जाता है बेटा हमारे पास में, प्राइमरी डेफिसिट। ये क्योंकि देखो स्टैट्स का पार्ट नहीं है, सभी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैं आपको यहां इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज के बारे में समझ आ जाए कि हमारे सब्जेक्ट में दे क्या रखा है, ठीक है। फैक्टर्स इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स व्हिच आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। ये सब किस पर बेस्ड होते हैं बेटा, स्टैट्स पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं ना, तीनों को एक जगह लाके रख दूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। आगे देखिए बेटा, इनपुट आउटपुट की एनालिसिस की बात करते हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस की बात करते हैं। आगे देखिए, आज यहीं तक करेंगे हम लोग। एक बताओ, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इनपुट आउटपुट क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनालिसिस लिख सकते हैं बेटा। समझ में आ गया, आप समझते हैं इसको। देखो, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, द इनपुट आउटपुट एनालिसिस इज बेस्ड, किस पे बेस्ड होता है बेटा, ये समझने की बात है। इनपुट आउटपुट यानी कितना आपने इनपुट डाला, कितना आपने रॉ मटेरियल डाला, उसके बाद वो कितना वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फर्दर वो कितना किस में कन्वर्ट हो गया मेरे बच्चा, ध्यान रखना वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में फिनिश, फाइनल और कंज्यूमिंग गुड्स में कितना हो गया, कितना कन्वर्ट हो गया। आ जाओ, द इनपुट आउटपुट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स डेटा विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट का मतलब तो सेल हो गया। हम एक पढ़ते हैं नेशनल इनकम में एक मेथड पढ़ते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज ऑफ स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब सेल कितना है भाई, इनपुट का मतलब कितना प्रोडक्शन किया और सेल कितना किया, अल्टीमेटली जो सेल करा, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, आउटपुट। समझ में आ गया। तो इनपुट एंड आउटपुट, यहां पे हम सैंपलिंग की बात करते हैं, यहां पे हम टाइम सीरीज की बात करते हैं, यहां पे हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, यहां पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। और प्रोबेबिलिटी कल मैंने बहुत शानदार पढ़ाया था पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन में। प्रोबेबिलिटी में कार्ड का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको कल मेरे क्लास में करवाया था बेटा, है ना। कोरिलेशन और रिग्रेशंस एंड द सम अदर कॉन्सेप्ट व्हिच आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस, जिसको हम इकोनॉमिक्स एनालिसिस में क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं बेटा। आगे देखिए, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स। आप कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में सारी एक्टिविटीज आ जाती है हमारे पास में। व्हाट डू मीन बाय द कॉमर्स, जब कोई इंटरव्यू देने जाता है सीएसई में तो पहला मीनिंग उससे ही पूछता है, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉमर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाट इज द मीन ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज द मीन ऑफ बुक कीपिंग बेटा। पहली चीज समझते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स की बात करें तो देखो, स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर वाइडली, बहुत ज्यादा होते हैं, अप्लाइड इन अ सॉल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंड ट्रेड एक्टिविटीज सच एज द प्रोडक्शंस। फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस रेशियो एनालिसिस के थ्रू करते हैं, कैश फ्लो के थ्रू करते हैं, फंड फ्लो के थ्रू करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू करते हैं और कैपिटल एनालिसिस के थ्रू करते हैं बेटा। तो ये क्या लिखा हुआ है बस, फाइनेंशियल एनालिसिस। कॉस्टिंग की बात करेंगे तो कॉस्टिंग हमारा एक अलग से सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मटेरियल पे बात करेंगे, लेबर पे हमने कितना चार्ज किया, ओवरहेड पे हमने कितना चार्ज किया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम किसकी बात करते हैं बेटा, कॉस्टिंग की बात करते हैं। कॉस्टिंग में जैसे आप लोग कॉस्ट शीट पढ़ोगे अकाउंट्स के अंदर बेटा। सेकंड की बात करें, जॉब कॉस्टिंग कौन सी होती है, बैच कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन सी होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग कौन सी होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन सी होती है, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग कौन सी होती है, इन सब पे हम बात करेंगे बेटा किसके अंदर, कॉस्टिंग के अंदर, जो कि आपका एक अलग से पूरा टॉपिक दे रखा है। और सीए में तो काम ही किसका है बेटा, कॉस्टिंग का है। जब सीए फाइनल आप दोगे, सीए में फाइनल दोगे तो वहां पे आप कॉस्ट और मैनेजमेंट क्या पढ़ोगे बेटा, ऑडिट पढ़ोगे, कैसे ऑडिट की जाती है। यहां पे हम मैन पावर्स की बात करते हैं, फिर हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, बिजनेस मार्केट की रिसर्च की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉरकास्टिंग एटसेट्रा। द शेफ्ड बिजनेसमैन ऑलवेज मेक द प्रॉपर और साइंटिफिक तरीका। जो बिजनेसमैन अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जो अपने आप को चार्मिश बोलते हैं, एंथुसिज्म वाले बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने आप के लिए प्रॉपर और साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं पास्ट रिकॉर्ड्स का। और हम ये पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हमारा बढ़ना चाहिए, कितना प्रोडक्शन हमारा कम होना चाहिए। इन सब के फैक्ट्स को हम लोग किसमें बात करते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये सब फैक्ट्स हम बात करते हैं बेटा किसके अंदर, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटा। कोर्स ऑफ बिजनेस कंडीशंस, इंडेक्स नंबर्स, जहां पे हम हेल्प करते हैं हमारे को, जहां पे हम दो न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं, उनके बीच में कंक्लूजन की बात करते हैं, इज प्रीडिटरमाइन द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ बिजनेस एंड द इकोनॉमिक्स इवेंट्स, जहां पे हम इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स मेथड्स हेल्प टू बिजनेस एस्टैब्लिश करना, टू एनालिसिस करना किसका बेटा, बिजनेस एक्टिविटीज सच एज क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। जैसे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम लोग, प्लानिंग हो गया,
ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, और लास्ट में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, फीडबैक लेते हैं। पूरा मैनेजमेंट आपको बता दिया मैंने आपको। तो एनी बिजनेसमैन मेक द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स डेटा टू अराइव द कंक्लूजन, निकालना कि न्यू फर्म्स को हमको स्टैब्लिश करना चाहिए या जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसको हमको रिटेन रखना चाहिए, यानी जो फर्म से या फिर उसको हमको बिजनेस क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना, शट डाउन कर देना चाहिए बिजनेस। यानी हम बोलते हैं, अगर आपने मार्केट पढ़ा होगा तो मार्केट में एक बात बोलती है, अगर किसी फर्म को शॉर्ट टर्म के अंदर या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर उसको नहीं मिल रही होती है तो उसको अपना प्रोडक्शन क्या कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए। और ये अकेला ऐसा कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसका शेप जो होता है कैसे बनता है बेटा, यू की तरह बनता है। और ये क्वेश्चन अभी पूछा था सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, दिसंबर के एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं फिर आपको एक चीज बता रहा हूं, आपका 40 से 50% पेपर जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास में नहीं है बनाने के लिए। नए क्वेश्चन तब होते हैं जब कोई नया टॉपिक जुड़ता है, इसलिए 50% जो हमारा पेपर बनेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से बनेगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखिए, ठीक है, स्टैब्लिश द न्यू फर्म एंड बिजनेस हाउसेस। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सेकंड लेक्चर जो है मैंने करवा दिया है, अब रेगुलर में क्लासेस चलेगी, इसमें मैं आपको अकाउंट्स के बारे में भी बताऊंगा, डिटेल में जो स्टडीज है हमारे पास में उन सब के बारे में आपसे बात की जाएगी। तो आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सबको बताइए क्लासेस के बारे में। और हमारे जो इंस्टीट्यूट है कपिल कॉमर्स क्लासेस, वहां पर रेगुलर बेसिस के हिसाब से डाउट सेशन चलते हैं, वहां पे हम लोग डाउट सेशन पे बात करते हैं, रेगुलर हम लोग असेसमेंट देखते हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स का, और फीडबैक क्लासेस जरूर लेते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आए कि उसको कितना समझ में आ रहा है, उन जो समझी चीज को कितना इंटरप्रिटेशन कर पा रहा है अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। तो आज की क्लास इतने करते हैं। आज की क्लास में थैंक यू सो मच।